हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस देखने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th में ज़्यादा एटॉमिक रेडियस में होता नहीं है। मैं ये 5 तरीके आपको बताऊंगा। अगर ये 5 तरीका अप्लाई कर लिए ना एटॉमिक रेडियस का, तो उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चाहे वो NTSC हो, चाहे आपका NCERT से रिगार्डिंग स्कूल का टेस्ट हो, कहीं पे भी हो। तो जब भी एटॉमिक साइज़ का क्वेश्चन अगर आता है, या फिर आप कह लें कि एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप कभी भी उससे क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। तो बड़े आसान तरीके से सिर्फ 5 टाइप बताऊंगा, और उन 5 टाइप के हेल्प से आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं ईजीली। जितना भी चीज़ मैंने अभी तक इसके पहले लेक्चर में आपको बताया है, अच्छे तरीके से डिटेल में होपफुली आपने कर लिया होगा। अगर आपने उतना अच्छे तरीके से समझ लिया है जितना मैंने बताया है, तो फिर आगे चल कर के बहुत आसान हो जाना है आपका रास्ता। मैं एटॉमिक साइज़ की बात कर लूँ, तो एटॉमिक साइज़ को इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ते हैं हम, और एटॉमिक रेडियस को इन जनरल एंगस्ट्रॉन्ग में देखते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप इसे सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ जो समझने वाली है कि न्यूक्लियस की रेडियस थोड़ा सा एक बार समझ लें, और ये एक एटम है, इस एटम का रेडियस समझ लें। ये एटम है और सिर्फ ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एटम का रेडियस एक्चुअल में एंगस्ट्रॉन्ग में देखते हैं, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, आप कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर जो आप कह रहे हैं, वो आप एटम की रेडियस कह रहे हैं, ना कि न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस तो बीचों बीच में है ना, तो न्यूक्लियस का सेपरेटली अगर हम रेडियस देखने की कोशिश करें तो ये फर्मी के रेंज में होता है। दैट इज 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब अगर इसमें कंपैरिजन करें कि ये तो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में है और ये 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10⁵ का डिफरेंस है, यानी कि 1,00,000 गुना का डिफरेंस है। यानी कि कोई भी एटम अपने न्यूक्लियस से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कोई भी एटम आप ले लीजिए, तो उसके खुद के न्यूक्लियस से अगर कंपैरिजन करेंगे तो लगभग वो 1,00,000 गुना अपने न्यूक्लियस से बड़ा होता है। नाउ यू कैन इमेजिन, इवन हम एटम को नहीं देख पाते, तो सोचिए न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था। नेक्स्ट, अब हम इसमें एटॉमिक रेडियस में टोटल 4 तरह के रेडियस हम देखते हैं, नॉर्मली डिफाइन करते हैं। नंबर 1, कोवेलेंट रेडियस। अब चूंकि कोवेलेंट रेडियस जो बनता है वो नॉन मेटल के हेल्प से बनता है, यानी कि नॉन मेटल जब कंबाइन होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और उसी में कोवेलेंट रेडियस हम देखते हैं। तो यानी कि नॉन मेटल से मिलकर के बनता है, इसीलिए इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज नॉन मेटेलिक रेडियस। नॉन मेटेलिक रेडियस के नाम से हम इसे जानते हैं। और दूसरा, इसे आप सिंपली कह सकते हैं दिस इज मेटेलिक रेडियस। एक था कोवेलेंट रेडियस, दैट इज सिंपली वी कैन से नॉन मेटेलिक रेडियस, और इसी का उल्टा ले लें तो दैट इज मेटेलिक रेडियस। उल्टा नहीं कह सकते, मेटल नॉन मेटल एक अलग चीज़ है। तो जब मेटल कंबाइन करेंगे, उसके बीच में जब रेडियस देखेंगे एटम में, तो वो मेटेलिक रेडियस कहलाएगा। हम बताएंगे कैसे डिटरमाइन करेंगे। एंड कोवेलेंट रेडियस भी उसी तरीके से, लेकिन वहाँ पे नॉन मेटल होगा। एंड थर्ड वन, दैट इज वैंडरवाल रेडियस। वैंडरवाल रेडियस। एंड फाइनली एक और चीज़ें हम देखते हैं रेडियस में, दैट इज आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, ये कभी भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा इसमें से कि डिफाइन कीजिए
कि कितने तरह के रेडियस हैं या फिर क्या होते हैं ये रेडियस, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होते हैं जिसके कारण हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये चारों होते क्या हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे आपको, है ना, बट फिर भी इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कोवेलेंट रेडियस। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड नंबर 1 दैट इज़ कोवेलेंट रेडियस। एक को समझ गए तो मेटेलिक एकदम समझ में आ जाएगा आपको। देखो, चूँकि आपको पता है कि रेडियस, आपको पता है कि सर एक एटम लगा दो इस तरीके से और न्यूक्लियस से दूरी ले लो ऐसे करके, उसी को रेडियस कह देते हैं। जी हाँ, मैथमेटिक्स में आप ऐसे रेडियस कह सकते हैं और इवन केमिस्ट्री में भी कहते हम, लेकिन थोड़ी सी केमिस्ट्री में थ्योरी अलग हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है कि हम ऐसे रेडियस नहीं ले सकते, क्योंकि जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की दूरी ले लें, वही आपका रेडियस होगा। होना तो चाहिए ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है और ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है होता है वो वेव नेचर का होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम में इस तरीके से मूव करता है, वेव ही नेचर में मूव करता है। यानी कि अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढने जाएं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यहीं पे है इलेक्ट्रॉन, ये सामने, फिर आपको लग सकता है कि इतना दूर में इलेक्ट्रॉन है, फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ तो क्लोज है न्यूक्लियस, ये यहीं पे है, राइट। तो 3 अलग अलग पोजीशन मिल सकती है, तो 3 अलग अलग पोजीशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो बाउंड्री है, एटम की जो बाउंड्री है, वो वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। वेल डिफाइंड बाउंड्री जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, ये नहीं है वेल डिफाइंड बाउंड्री। दैट इज वाई हमने एक उपाय निकाला, एक तरीका निकाला कि भाई क्यों ना ऐसा किया जाए कि चलो इलेक्ट्रॉन के हेल्प से नहीं निकाल सकते बट न्यूक्लियस के हेल्प से तो निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में तो सभी को पता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो डिस्कवर्ड हो चुका था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने बता दिया था। तो चलिए अब न्यूक्लियस के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन करेंगे। नंबर 1, कोवेलेंट रेडियस इन बिटवीन नॉन मेटल देखा जाता है। तो मैंने क्या किया कि when two similar non metal atom combined chemically, मैंने 2 नॉन मेटल को लिया और केमिकली इसको कंबाइन कर दिया। सो दिस इज योर न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट नॉन मेटल एंड सेकेंड नॉन मेटल। यू कैन से क्लोरीन, क्लोरीन दोनों क्लोरीन है, यानी कि हम बना रहे हैं Cl2 को। आप यूं मान के चलिए कि आप बना रहे हैं Cl2 को, यानी कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से जब बॉन्ड बनाएगा तो ये एक नॉन मेटल का बॉन्ड बनेगा और इनके बीच की दूरी ये वाला कहलाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एंड अगर आप इस डिस्टेंस को हाफ कर दें, इसी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बेटा हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इसको जो है वो हाफ कर दीजिए, यानी कि इसकी डिस्टेंस मान लीजिए A से A तक है, तो ये पूरी दूरी जो है वो DAA हो जाएगा। ये पूरी दूरी को हम डिस्टेंस बिटवीन A to A बोलेंगे। तो रेडियस हमें निकालना रहा तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। यानी कि डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। क्या बोलेंगे डेफिनेशन में? हम बोलेंगे कि व्हेन 2 सिमिलर मेटल एटम कंबाइंड केमिकली देन the distance between 2 nucleus is called as internuclear distance and half of that distance, यानी कि रेडियस आपको निकालना है ना। तो रेडियस ऑफ कोवेलेंट, यानी कि कोवेलेंट रेडियस की अगर हम बात करें तो वी कैन से DAA, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन A to A डिवाइडेड बाई 2 विल गेट कोवेलेंट रेडियस। हमें कोवेलेंट रेडियस मिल गया। और मैं यकीन मानिए जब आपको ये समझ में अगर आ गया ना तो मेटेलिक रेडियस समझना और भी आसान है, क्योंकि ये नॉन मेटल थे, नॉन मेटल के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटेलिक, इसीलिए ये एक दूसरे को ओवरलैप किए हैं। और देख लो ये ओवरलैप्ड रीजन है, ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, दैट इज ओवरलैप्ड रीजन, एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं इस तरीके से। लेकिन दूसरे नंबर वाला जो मेटल है वो मेटल के बीच में ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि मेटल मेटल के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, तो ये लोग जस्ट टच करते हैं एक दूसरे को, ये याद रखें। मेटल मेटल एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, कभी भी ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन कम होता है। ये पहला मेटल है, ये दूसरा मेटल है। सो एक मेटल से दूसरे मेटल का व्हेन टू सिमिलर मेटल एटम कंबाइंड केमिकली, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये ए है और ये ए है, तो दिस वन विल बी डी ए, डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए। सो आर मेटेलिक अगर आप निकालेंगे, आर मेटेलिक विल बी इक्वल टू डी ए बाई 2, ऐसे निकाल सकते हैं आप। सिमिलरली यू कैन से वेंडर वॉल रेडियस, दैट इज थर्ड वन, वेंडर वॉल रेडियस। तो वेंडर वॉल रेडियस के लिए एक चीज़ याद रखें, या तो आप इसको मॉलिक्यूल्स के बीच में लगाएंगे, मॉलिक्यूल के बीच में लगाएंगे, या फिर आप इसे नोबल गैसेस में लगाएंगे, नोबल गैसेस में लगाएंगे। यही दो जगह आपको लगाने हैं, नोबल गैसेस में या फिर मॉलिक्यूल में। तो आप क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये लगाया तो वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, मैं क्या किया कि पहले Cl2 मॉलिक्यूल को एक जगह बना लिया, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो अभी दूरी मैंने बताया आपको, ये वाली जो दूरी है, दैट इज ए कोवेलेंट रेडियस है, दिस वन इज कोवेलेंट रेडियस, बट वी नीड क्या, हमें चाहिए वैन डर वाल रेडियस। तो अभी भी जो दूसरा भी बनाया मैंने, वो बनाया क्या, मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल हमने बना दिया, बट ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है और ये भी Cl2 मॉलिक्यूल है। मैंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, जो करीब वाला न्यूक्लियस, जो सबसे करीब वाला जो न्यूक्लियस है, दो करीब न्यूक्लियस को मिला दें, जो सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस हैं उसको मिला दें। सो ये दूरी आपका कहलाएगा वैन डर वाल रेडियस, सॉरी वैन डर वाल डायामीटर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए, यानी कि DAA। समझ रहे हो? तो ये मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, यानी कि हम यहाँ पे आर वैन डर वाल को लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू DAA बाई 2। आपको मैं ये नहीं कहता कि आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए जो मैंने अभी बताया, मुझे बस इतना चाहिए कि ये इन तीनों का जो रेडियस मैंने निकाला है, बस आपको कंपैरिजन बता दो कि सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा। देखने में आपको सबसे बड़ा रेडियस कौन सा लग रहा है, अच्छे तरीके से इन तीनों को आप ऑब्जर्व करिए, और इन तीनों को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे बताइए कि विच वन इज ग्रेटर इन रेडियस। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि सबसे बड़ा जो रेडियस है वो आर वैन डर वाल है, सबसे बड़ा रेडियस आर वैन डर वाल है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, Cl2 बीच में या गैसेस के बीच में अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम होने का मतलब है कि ये एक दूसरे से बहुत दूरी में हैं, तो इस तरीके से दूरी में रहते हैं, और यही डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसी को कह देते हैं, ये दूरी होने के कारण आर वैन डर वाल सबसे ज़्यादा रेडियस होता है। देन आर कोवेलेंट और आर मेटेलिक में तो मुझे पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे के अंदर घुस जा रहा है, यानी कि ए से ए के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब दूरी कम हो जाएगी तो इसका हाफ जो करोगे वो भी कम होगा। बट यहाँ पे जस्ट टच कर रहा है एक दूसरे से, सोचो ये एक दूसरे से जस्ट टच कर रहा है, ये ओवरलैप तो कर नहीं रहा है, तो टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की दूरी भी ज़्यादा होगी, जस्ट टच कर रहा है ना, ये तो ओवरलैप कर जा रहा है भैया, घुस जा रहा है एक दूसरे पे। तो यानी कि दूसरे नंबर पे जो आने वाला है वो आर मेटेलिक आने वाला है, और तीसरे नंबर पे आर कोवेलेंट आना है। बस आप इस तरह के ऑर्डर को दिमाग में रखिए, और ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और आयोनिक रेडियस को सेपरेटली बताऊंगा, ये तीनों आप बस इसके ऑर्डर को दिमाग में रखें कि सबसे बड़ा रेडियस आर वैन डर वाल होता है, यानी कि नोबल गैसेस और मॉलिक्यूल के बीच में जो रेडियस होगा, उसके बाद आर मेटेलिक और आर कोवेलेंट। अब हम टाइप में आते हैं कि कैसे आखिर क्वेश्चंस बनाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ऑर्डर दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नंबर 1 टाइप 1, दैट इज़ जब हम मूव करते हैं बेटा टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये अपने को जानना है। तो हमें पता है कि जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, यानी कि इसको हम ग्रुप कहते हैं, यानी कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, देन एटॉमिक रेडियस क्या होता है। मैं कहता हूँ एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम। मैं पूछूंगा क्यों,
तो रीजन आप लिखेंगे बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, रीजन इज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, सेल इंक्रीजेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसा करके, एंड इसी तरीके से और भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s1, देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, एंड देन इसका भी लिखते चले जाओगे तो आगे मिलेगा आपको 4s1, एंड इसका भी लिखते चले जाएंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा 5s1। इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे हमें ये पता चला कि पहले बार में फर्स्ट सेल यानी कि एक ही सर्कल था, अगर ये न्यूक्लियस है तो पहला सेल ऐसा था। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल भी आया, सेकंड सेल भी आया, यानी कि ये वाला फर्स्ट सेल एंड देन सेकंड सेल, यानी कि ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, एंड यहाँ पे देखिए 1 2 3 यानी कि न्यूक्लियस एंड पहला सेल, दूसरा सेल एंड तीसरा सेल। तो ऐसे करके जैसे जैसे नीचे हर एक एलिमेंट में मूव कर रहे हैं तो हर बार एक नया सेल का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है, एक नया सेल ऐड हो जा रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि रेडियस यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैरी करेगा, ऐसा रेडियस ऐसा है। कोई भी ग्रुप ले लीजिए, आपको रेडियस का ऑर्डर यही देखने को मिलता है। आप चाहें बेरिलियम ले लीजिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसा ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। एक एक्सेप्शनल केस है, आप इसे याद रख सकते हैं, बस एक ही एक्सेप्शनल केस है एटॉमिक साइज के केस में, है ना। SNP ब्लॉक की आपको पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा डेप्थ में आता नहीं है 10th में। सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है, नीचे जाते समय हमें करना चाहिए था इंक्रीज लाइक दिस, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गैलियम आ जाता है, यहाँ एल्यूमिनियम हो जाता है, यहाँ पे इंडियम होता है और यहाँ पे थैलियम। इसका रीज़न जो होता है वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट आपको बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है ना। बस इतना समझ लीजिए, इसे याद कर लीजिए, या तो आप नियरली इक्वल कह दें या ग्रेटर कह दें एल्यूमिनियम को। 10th NCERT में नियरली इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है, बट आपको 2017 IIT JEE में पूछा हुआ है तो एल्यूमिनियम में उसको ग्रेटर बताया गया है। तो आप दोनों याद रखें, नियरली इक्वल और ग्रेटर, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इनके साइज़ में, ठीक है, इसीलिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन केस है, बस इसके अलावा बाकी सब ऑर्डर में जितने भी ऑर्डर आएंगे वो सारे के सारे ऑर्डर में टॉप टू बॉटम जब आप नीचे की ओर जाओगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, ये तो पहला था फर्स्ट टाइप, मैंने कहा है टोटल 5 टाइप आपको बताऊंगा। टाइप 2, टाइप 2 कहता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें, सो ये हो गया लेफ़्ट टू राइट, जब हम मूव करेंगे तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसे हम कहते हैं पीरियड। तो लेफ़्ट टू राइट में पीरियड कहते हैं। तो पीरियड में किस तरीके से मूव करता है एटॉमिक रेडियस, क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। वाई डिक्रीजेस? वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे होता क्या है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख के ही समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा आई थिंक। होता एक्चुअल में ये है कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो फाइनली आप लिख पाएंगे लास्ट में 2s1, इसकी 2s2, इसकी 2p1, इसकी 2p2 एंड देन 2p3, 2p3 एंड 2p4, 2p5। आपने क्या देखा, सब में एक चीज़ कॉमन है, सब में 2 है, यानी कि सब में 2 है, यानी कि नंबर ऑफ सेल सब में सेम है। ये एक चीज़ कॉमन है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पे बोलोगे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये फिक्स है, सेकंड सेल तक सभी में सेकंड सेल है, इतना ही बड़ा एटम है सबका। लेकिन फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लगातार अगर बढ़ता चला जाएगा तो सोचिए होगा क्या कि सभी इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस हैवीली पॉजिटिव चार्ज होता है तो सभी न्यूक्लियस को ये खींचेगा, न्यूक्लियस के तरफ सारे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा,
ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा और ये क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। न्यूक्लियस खींचेगा सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे, जिसके कारण साइज जो होगा बेटा वो कम हो जाएगा। यानी कि जब आप उधर से उधर मूव करेंगे, और आपको ऐसे भी पता है कि मेटल हैं ये दोनों और इसके बाद नॉन मेटल आने लगता है, तो जैसे जैसे इधर जाते हो नॉन मेटल आने लगता है, यानी कि नॉन मेटेलिक की रेडियस क्या होती है, ऐसे भी कम होती जाती है और मेटल की रेडियस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे साइज ऐसा मूव करेगा, ऐसा इस तरीके से साइज मूव करेगा। ठीक है, तो ये किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हो आप। चाहो तो आप सोडियम लिख सकते हो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ऐसे करके। आर्गॉन नहीं, आर्गॉन के लिए 18th ग्रुप के लिए सभी में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लग जाते हैं, है ना, अलग अलग रूल लग जाते हैं, इसीलिए हम आर्गॉन, हीलियम, नियोन आर्गन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं उसको बताऊंगा जब मैं उसकी बात करूंगा तब। तो लेफ्ट टू राइट में आपने क्या देखा कि एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करता है, इसके पीछे रीज़न होता है। सो रीज़न क्या है, रीज़न को समझना है कि सेल तो सेम होता है, सेल रिमेन सेम, सेल रिमेन सेम, बट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेस करता चला जाता है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फाइनली रिजल्ट क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। एंड अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो खींच रहा है चारों तरफ से इस तरीके से, तो साइज क्या हो जाएगा, बोलो, साइज डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइज। तो इस तरीके से होता है। ये था टाइप 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 3 की। सो टाइप 3 क्या कहता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये 5 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं जाते। टाइप 3 में है आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? सो आइसो का मतलब होता है, यहाँ पे आइसो का मतलब है सिंपली, आप यू कैन से दिस आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यानी कि द स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मान लीजिए N3 माइनस है, O2 माइनस है, F माइनस, Na प्लस एंड देन Mg2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस। ऐसा आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे पहले प्रोटॉन लिख लीजिए, सभी का प्रोटॉन आप लिख दें। प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन, दोनों सेम चीज़ हैं, कोई फर्क नहीं है। तो बस एटॉमिक नंबर इसके लिख दीजिए, वही प्रोटॉन हो जाएगा। 7 8 9 11, है ना, 11 12 13। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो पहले क्या था, पहले 7 इलेक्ट्रॉन था और 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, मतलब 3 माइनस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं उस पर, यानी कि टोटल 10 हो गया। पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 माइनस का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है इसमें, मतलब ऐड हुए हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 ऐड हुए थे, इसमें 2 ऐड हुए हैं, तो 8 था पहले से और 2 ऐड हुए यानी कि 10। इसमें 9 था और 1 ऐड हुआ यानी कि 10। यहाँ पे 11 था, एक चला गया, प्लस का मतलब एक डोनेशन कर दिया, डोनेट कर दिया, एक चला गया तो 10। 12 था पहले और 2 चले गए यानी कि डोनेट कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गए 10। तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं जिस स्पीसीज के पास 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के सेम हो गए, तो यानी कि इससे हमें पता चल गया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो मिल गया हमें। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बस आप ब्लाइंडली प्रोटॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज लगा दें, क्योंकि आपको क्या पता है जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो लगातार प्रोटॉन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। देखो लगातार प्रोटॉन क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, 11 12 13 14। तो ये लगातार सक्सेसिव बढ़ना चाहिए, सक्सेसिव 8 9 10, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं प्रोटॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली लगाओगे तो कैसे लगा दोगे, बोलो तुम। मतलब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक लेकिन कंफर्म होने के बाद ही लगाएं ये वाला, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमें तो कंफर्म हो गए, तो साइज पता लग गया मेरे को कि प्रोटॉन जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी साइज़ सबसे छोटी होगी। प्रोटॉन इसका सबसे ज़्यादा है, साइज़ इसकी सबसे छोटी होगी, यानी कि
ये ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से सबसे बड़ा साइज N3- होगा। आई थिंक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस भी समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी केस हैं जिसे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आर्गोन दिया जा सकता है, क्लोरीन माइनस दिया जा सकता है, आर्गोन सॉरी मैं बार बार क्लोरीन लिख रहा हूँ, यहाँ पे आर्गोन के जगह पे फिर यहाँ पे K+ लिखा जा सकता है। तो सबके पास आप क्या देख रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यू कैन अप्लाई हियर। ठीक है, तो जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यू कैन अप्लाई ईजीली। नेक्स्ट, ये था टाइप 3। टाइप 4 की बात करते हैं, दैट इज आयोन को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज केटायोन एंड दूसरा एनायोन। तो केटायोन कैसे बनता है, जब मान लीजिए कि आयोन एक कोई एलिमेंट है, सपोज करिए M, और M से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लिया, मतलब निकाल लिया एक इलेक्ट्रॉन को, तो M से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M के टकले पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसा, और इसको हम कहने लगेंगे केटायन। जिसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको केटायन बोलेंगे। और इस पे मान लो M पे अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हो तो M के टकले पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, दैट इज एनायन। अब एक स्टेटमेंट ऑलवेज यहाँ पे याद रखना, ठीक है, कि केटायन जो होता है, केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। इसके उल्टा आप यहाँ पे लिख सकते हो, रीजन समझाऊंगा। एनायन इज ऑलवेज लार्जर, देन इट्स न्यूट्रल एटम। सो क्या लॉजिक है इसके पीछे समझिएगा। मान लीजिए कि ये एक M एटम है इस तरीके से, और M एटम में आपने इलेक्ट्रॉन निकाला। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज्ड है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसा अरेंज्ड है। तो अरेंज्ड है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे ऐसे करके तो ये न्यूक्लियस के और करीब चला गया, अट्रैक्शन और बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ने पे साइज छोटा हो गया। मान लीजिए आप इसको भी निकाल देते हैं तो इससे अपकमिंग इलेक्ट्रॉन से और क्लोज हो गया, यानी कि अट्रैक्शन और बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालते चले जाते हो वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और क्लोज चला जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण साइज छोटा हो जाता है केटायन का, ऑलवेज। ठीक है, ये ऑलवेज होता है, एक बार नहीं, ये ऑलवेज होता है, याद रखना। नेक्स्ट, अगर एनायन की बात करें तो उल्टा सिचुएशन बन जाता है। क्या बनता है कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से था पहले, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ये वाला, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किए, फिर यहाँ किए, तो न्यूक्लियस से दूर चलता चला जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं न्यूक्लियस से दूर जाता है, तो साइज बढ़ेगा, यानी कि अट्रैक्शन लूज होगा ना, तो साइज बढ़ेगा। तो सिंपली इतना ही लॉजिक आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन बता देता हूँ सो दैट आप आसानी से बता सकें। जैसे मान लीजिए आयोडीन है, आयोडीन प्लस है, आयोडीन माइनस है। बताइए साइज सबसे बड़ा किसका होगा। सबसे पहले एनायन का साइज होता है, तो एनायन का साइज ले लीजिए, I- सबसे बड़ा। सबसे छोटा होता है ये, और न्यूट्रल ये वाला जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो ये I आ जाएगा फिर, और फिर I+ आ जाएगा। तो ये ऑर्डर हमेशा होगा। तो याद रखना कि केटायन एनायन का केस कभी भी आएगा तो आप ऐसे अटेम्प्ट ले सकते हैं, और इसमें क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे आपके। तो ये आयोन था, केटायन एनायन इस तरीके से आप सेपरेट करिए। और केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। इसको दिमाग में रखिए तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। टाइप 5, नोबल गैसेस जो होते हैं, नोबल गैसेस है ना, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन क्यों रखना। सो नोबल गैसेस आर greater in size in their respective
रेस्पेक्टिव पीरियड। ऐसा क्यों होता है सर? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि जब भी आप नोबल गैस की बात करते हैं तो कौन सा रेडियस देखते हो? आर वैंडरवाल देखते हो, याद आ गया? और बताया था कि सबसे बड़ा रेडियस होता है आर वैंडरवाल, है ना? तो यही लॉजिक है कि नोबल गैस जो भी होते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम है, मुझे लेफ्ट से राइट जाने समय साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है और नोबल गैस का वैंडरवाल रेडियस देखते हैं, और वैंडरवाल रेडियस देखेंगे अगर तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको मैंने सेकेंड ग्रुप का ऑर्डर बताया था साइज़ का, अगर पता हो तो सेकेंड ग्रुप में इंटरेस्टिंग आपको मज़ा आएगा। देखो जैसे लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, बोरोन एंड देन इस तरीके से यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। मैंने क्या बोला था, याद कीजिए। स्टेटमेंट क्या है? नोबल गैसेस आर ग्रेटर इन साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से दिमाग में आप रख सकते हैं कि क्या है वो, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि नोबल गैसेस जो आया, अब इन नोबल गैसेस को जैसे ग्रेटर इन साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, अपने अपने पीरियड में सबसे बड़े हो जाते हैं। आप खुद सोचो ना बेटा, ये मेटल है, ये दोनों मेटल है, बाकी इधर से इधर बढ़ते चले जाओ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो नॉन मेटल जितना ज़्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा। तो यानी कि सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, इस तरीके से बड़ा 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 ऐसे छोटा होता चला गया ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इसकी बात करेंगे तो अचानक से ये साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि नोबल गैसेस ही सबसे बड़े होते हैं। आपको मैंने बताया था रेडियस में, तो नियॉन सबसे पहले आएगा और साइज़ में ग्रेटर, मच ग्रेटर, इनसे तो ज़्यादा ही साइज़ में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि नोबल गैसेस आर ग्रेटर इन साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ये हर पीरियड की कहानी है, नॉट ओनली सेकंड और फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड में भी एप्लीकेबल है, फोर्थ पीरियड में एप्लीकेबल है। सो एवरीवेयर दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एटॉमिक रेडियस का फुल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ये टाइप 5 के अलावा इन 5 टाइप को अगर आप अप्लाई करेंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आप क्या करिए कि आप एटॉमिक रेडियस क्लास 11th का जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वो 11th के एटॉमिक रेडियस में जाइए और वहाँ से क्वेश्चंस करिए। अगर क्वेश्चन करने हैं ढेर सारे आपको एटॉमिक रेडियस से, तब की बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं करना है तो स्पेशली आपको एटॉमिक रेडियस में, चूँकि ज़्यादा नहीं था क्लास 10th में, इसीलिए स्पेशली मैंने एटॉमिक रेडियस को अलग से बना दिया लेक्चर ये वाला। बट फिर भी क्वेश्चंस अगर आप करना चाहें तो आप जा कर के वहाँ से 11th वाले प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए उसको, तो इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा एटॉमिक रेडियस के बारे में। कंप्लीट एटॉमिक रेडियस के बारे में मैंने बता दिया। यही टाइप 5 को, अब 5 तरह के टाइप को अप्लाई करना और क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है एटॉमिक रेडियस में आपके लेवल पे, है ना। इवन आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो, इतने ही है एटॉमिक रेडियस में। इससे थोड़ा मोड़ा क्या है कि डी ब्लॉक की एटॉमिक रेडियस आपको पढ़नी नहीं है, एफ ब्लॉक का एटॉमिक रेडियस पढ़नी नहीं है। जस्ट आपको जो पढ़ना है वो एस एंड पी ब्लॉक की एटॉमिक रेडियस जनरली पढ़नी होती है आपको, ठीक है। तो इतने ही आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और 10th के लिए, NTSC के लिए दैट इज़ मोर देन इनफ। इतना कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।